इनको लगा। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। हमारे साथ बापसा के अध्यक्ष जी हैं, उनसे बात करेंगे। पहले उनका पूरा परिचय जान लेते हैं सर। जी, मेरा नाम प्रमोद सागर है। मैं अब जेएनयू से पीएचडी कर रहा हूँ, लॉ एंड गवर्नेंस सेंटर से। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मैं बापसा का करंट यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ अभी। बापसा का अभी चुनाव हुआ था तो आपके प्रत्याशी लड़े थे, जीते भी थे। कैसा रहा माहौल, क्या रहा? इस बार माहौल काफ़ी अच्छा था। हमारे प्रत्याशी काफ़ी जो चारों प्रत्याशी खड़े किए थे, काफ़ी पहली बात हमारा पैनल सबसे एक डाइवर्स पैनल रहा था इस बार का। बाकी लोग ऐसे हवाबाजी दावा करते हैं, लेकिन हम बापसा है जो ट्रू रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल कम्युनिटी को। इस बार हम पैनल में हम दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग और महिला है, क्वीर है, दलित, मतलब सबको एक होलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन दिए थे। तो पहली बार हम जिस तरह से जो इतना मतलब होलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन की वापसा दिया था, उसके बाद माहौल काफ़ी अच्छा था लोगों को। उसके बाद हमारा एक कैंडिडेट जीता भी है जनरल सेक्रेटरी, और अदर जो प्रत्याशी थे उनका भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। लेकिन लास्ट पे जैसे कि नेशन पूरा जैसे आम चुनाव में हुआ है कि बीजेपी को हराना है, हमको एक सेवियर आ करके हमारे लोगों का वोट ले लिया। सेम कैंपस में हुआ है कि एबीपी को हराना है बस। तो लोगों के पास उन्होंने क्या कि वापसा के कैंडिडेट को वोट नहीं देना कि ये वोट काटेगा, इनको देना तो वोट कटेगा, इसलिए इनको जिताना है। तो उनको वही एक एटीट्यूड रहा है कैंपस में। इसलिए हमारे बाकी बाकी कैंडिडेट को कम मतलब हमारे वोटरों को काफ़ी उन्होंने गुमराह किया, तो इसलिए वोट परसेंट हमारा कम रहा। लेकिन हम कोशिश करते हैं, हमारे हमारे जो सिंपैथाइजर हैं बापसा के, हमारे स्टूडेंट हैं, कि इनके बहकावे में बरगला में ना हो। इस बार हम अच्छा काफ़ी कोशिश कराएंगे। अध्यक्ष आप कब से हैं? जी, हम बापसा में क्या है कि हर साल एक यूनिट का जो जो ऑफिस बेरर का स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो हर साल नए मतलब चुने जाते हैं। तो हम हमारा जनवरी नवंबर में हमको ये पद मिला था। तो हम हर साल हम एक पोजीशन को चेंज करते हैं, जिससे ताकि नए लोगों को भी मौका मिल सके। जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, मैंने इसके पीछे आपको मैं दिखा दूं, कैमरामैन से कहूँगा ऊपर कर दें। पीछे बापसा लिखा हुआ है, जेएनयू पीएचडी वाइवा। ये 3-2-0-1 3.5-1-2 और ये लाल रंग में, ऑरेंज रंग में, क्या मतलब आप दिखाना चाहते अब देखो, आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर एक सैफरन कलर का, भगवा कलर का है। हैं? उसमें मार्क्स भी लिखे हैं ऊपर, 25, 27, 29। अच्छा, ये मार्क्स हैं। हाँ, थोड़ा सा मार्क्स लाइट हाँ, है क्योंकि थोड़ा वो लाइट कलर में दिख नहीं रहा है। 25, और 27 मैं बता नीचे दूं, 25, 27, 26, 27, 29 है। 29 तक है। हाँ, जी। तो ये आउट ऑफ 30 पीएचडी वाइवा में होता है। इनको प्रकाश जो दुबे शर्मा जी जो टाइटल होता है, उनको 29, 28, 20 इतना मार्क्स मिलते हैं। जो नीचे दिखोगे इसमें 0 है, जितने हमारे मार्जिन सेक्शन के आते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी आते हैं, उनको जी फैकल्टी सो कॉल्ड जो अपने आप प्रोग्रेसिव बोलती है, जो बड़े बड़े सोशल जस्टिस के आर्टिकल लिखती है, बड़े बड़े दावा करती है, उनका जो दावे पूरे खोखले हैं। जब प्रैक्टिकल की बात आती है, जब वही प्रोफेसर जो सोशल जस्टिस का ढिंढोरा पीटते हैं बाहर प्रदेश में, वही प्रोफेसर इनको 0-1 मार्क्स देते हैं। इस तरह से इसे द्रोणाचार्य हैं कैंपस में, जो इनविजिबल हैं, मतलब द्रोणाचार्य की उस तरह से अंगूठा काटिए, मार्क्स के थ्रू अंगूठा काटते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी के जो दरवाजे बंद करते हैं बहुजन के लिए, क्योंकि बहुजन आएगा, ये आएंगे अपने हक की बात करेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे, इसलिए इनको 0-1 मार्क्स है। तो हमारा वापसा का है कि इनको हम उजागर, इनके जो द्रोणाचार्य के जो फेस है, जो नकाब लगाए बैठे ना, उनको हम बेनकाब करते हैं। तो हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी नॉट अग्रहार है, कि तुम्हारा तुम्हारा ये मतलब आपत्ति नहीं है। यूनिवर्सिटी ये है, सबका है, यहाँ पढ़ने हकने का सबका अधिकार है। हमारे बाबा साहब से हमारे आइकन ने एजुकेशन पर जोर दिया है, तो बापसा स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हम भी उस पर जोर करते हैं। तो ये और नए बच्चे आते हैं, उनको दिखाते हैं कि जो सेवियर बने घूमते हैं, बार बार तुम्हारे मुद्दब बोलते हैं, तुम्हारे बड़े सेमिनार कराते हैं, तुम्हारे टॉक कराते हैं, लेकिन इनका जो खोखला चरित्र है वो हम उजागर करते हैं। यहाँ पर और पोस्टर लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा का पोस्टर लगा हुआ है एक जेएनयू में, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर और भी काफ़ी, जैसे आप इस साइड देखेंगे, पेड़ों से बंधे हुए हैं, बाबा साहब के वो फ्लेक्स टंगे हुए हैं और बाबा साहब की इसमें फ़ोटो बनी हुई है। पूरे कैंपस को
अम्बेडकराइट मूवमेंट से दिखाने की कोशिश की है। वहाँ पर हमारे साथ जेएनयू के जो बापसा के अध्यक्ष हैं वो भी हैं। उन्होंने एक और यहाँ पे वॉल पेंटिंग है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये हमारा ये है ये लेफ्ट का जो उस टाइम पे ज्योति बसु का गवर्नमेंट था, वहाँ एक बड़ा एक हमारे जहाँ पे मास केयर हुआ था। ये लेफ्ट कैंपस बोलता है कि हम देयर इज नो कास्ट, देयर इज नो कास्ट, ओनली क्लास है। तो जो वो फिर हम दिखा रहे हैं कि फिर मार्ग जाति क्या है, तो हम बोलते हैं कि व्हाट इज मार्ग जाति। अगर क्लास है तो क्यों दलित आदिवासियों पे इतना बड़ा मतलब मास केयर होता है, उनको एक मास लेवल पर मारा जाता है। तो उस चरित्र को हम यहाँ की तुम्हारा दोगला चरित्र है तुम दिखाते। तुम्हारा पॉलिटी ब्यूरो में भी अभी देख लीजिए, कास्ट सेंसस करा लीजिए तो सारे ब्राह्मण अपर कास्ट मिलेंगे। तुम किस बात की, जो कास्ट जो रियलिटी है जो आप मानते नहीं है, जो लोगों को बरगलाते हैं कि कास्ट है ही नहीं, तो उस रियलिटी को हम उनके सामने स्टूडेंट के सामने लाने को उजागर करते हैं। इसलिए हमारा ये पोस्टर है कि ये मार्ग जाति क्या है। ये जो पोस्टर्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, मैं इसलिए चीज़ों पे पहले बात कर रहा था कि मैं आपको बता सकूं कि साफ साफ ये चीज़ें हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं और हो रही हैं। और अभी हाल ही में बापसा के साथ एक और घटना घटी, उसके बारे में बात करूंगा। इसीलिए प्रोफेसर हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके से पोस्टर फाड़े गए हैं महापुरुषों के, इसको कैसे देखते हैं आप? कौन लोग हैं, क्या सोच के? देखो, इनका बेसिकली पोस्टर फाड़ने से नहीं है, इनका जो अम्बेडकर डिस्कोर्स है, अम्बेडकर जो वॉइस है, जो इंडिपेंडेंट वॉइस है, उससे दिक्कत है। क्योंकि इनको जिनको थ्रेट है वो सिर्फ एक ही वॉइस से, अम्बेडकर वॉइस से। तो उस वॉइस को यहाँ पनपने नहीं देना चाहता है। जो इनका पहले था, बापसा से पहले इनका प्रॉपर तरीके से कि इनका कभी दुबे जी, कभी शर्मा जी इस पार्टी में उस पार्टी में आते थे। तो हमारा जो अम्बेडकर जो वॉइस है जो कैंपस में आया, तो उन्होंने बहुजन वॉइस को स्थान दिया और उनकी आवाज़ को बुलंद किया और एक अल्टरनेट क्रिएट किया। तो वो इनकी पॉलिटिक्स को थ्रेट करता है। उस थ्रेट को इसलिए ये हमारे कभी पोस्टर फाड़ते हैं, हमारे आइकन के ऊपर गाली लिखते हैं। तो ये सिर्फ ओनली बापसा के साथ होता है। तो ये है कि सारे अगर बात करते हैं प्रोग्रेसिव सारे चीज़ें, तो ये बापसा के पोस्टर क्यों पढ़ते हैं। कल रिसेंट घटना हुई, उन्होंने कावेरी हॉस्टल में कहने को वहाँ गार्ड वगैरह साथ तैनात रहते हैं, फिर भी किसी ने चमार, दलित भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद, आरएसएस जिंदाबाद, तो एक पार्टिकुलर कास्ट ये लिखा हुआ था? हाँ, लिखा हुआ दीवारों पे काफी। उसके बाद इन्होंने कंप्लीट फोटोज होंगी। हाँ, फोटो हमारे पास है, मैं आपको दे दूंगा। तो एक पार्टिकुलर कास्ट के खिलाफ इनका नफरत कैसे है, वो एक्चुअली जाति पे नफरत नहीं, वो एक्चुअली से जो अम्बेडकरवाद है, जिसको आइडियोलॉजी है, उससे दिक्कत है उनको। एक जाति विशेष से दिक्कत नहीं है। इस जाति को इसलिए भी टारगेट कर रहे हैं कि इनको जो अम्बेडकर के मूवमेंट को ले जाने में ये थोड़ा जाट काफ़ी असर्टिव रही है। इसलिए बाकी जो कास्ट में इनको चमार, जाटव, इनको ज़्यादा मतलब ये लगता है। तो हमारा कि इन्हें दिक्कत है हमारे विचारधारा से, ये अम्बेडकरवाद कैंपस में ना आए। अम्बेडकरवाद आएगा तो इनकी खोखली, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इस तरह से दोगला चरित्र है, तो उससे उनको दिक्कत है। इसलिए दीवारों में इवन फैकल्टी भी ये 0 नंबर दे करके हमारे स्टूडेंट को बाहर करती है। बायो डिस्क्रिमिनेशन होता है। इवन कैंपस में चीज़ें नॉर्मलाइज करती है। इवन लोग में ब्रह्मेश्वर मुखिया के नारे लगते हैं और दलित भारत छोड़ो के ऐसी तरह से लगते हैं। आपने वीसी से शिकायत की? हाँ, इसको शिकायत हम मेमोरेंडम प्राप्त कर दिए हैं, लेकिन वीसी से ये है कि जब ब्राह्मण भारत छोड़ो आता है तो इस पर बड़े बड़े आर्टिकल लेख लिखे जाते हैं, मीडिया में डिबेट होता है और बीसी ट्वीट करती है, जेनोटा भी सब लिखते हैं। लेकिन जब दलित और चमार भारत छोड़ो लिखा जाता है, बीसी का एक सिंगल ट्वीट नहीं आता है, ना ही किसी ऐसे मीडिया में डिबेट नहीं होता है। तो ये दिखाता है कहीं ये बायसनेस है कि सिर्फ इनके साथ हो रहा है। कि जैसे गांव में होता था कि दलित की बस्तियां गायब करते हैं कि तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है। स्कूलों में वो यूनिवर्सिटी है जो यूनिवर्सिटी में सभी धर्मों को, सभी जाति के वो जेएनयू है। जेएनयू एक प्रगतिशील, एक प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी जानी जाती है पूरे देश में। वहाँ ऐसी घटना घट रही है, तो हम एक गांव में जहाँ इतना वहाँ हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो जेएनयू का तो वीसी का अभी तक ट्वीट नहीं आया उस तरह से, जिस तरह से बढ़ चढ़ कर उन्होंने ब्राह्मण बाछड़े पे ट्वीट किया था, उन्होंने लेख भी लिखा था, इस पे वो साइलेंट हैं। तो हम कल मंडे को उनसे मिलेंगे, प्रॉपर मेमोरेंडम दे करके हम स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग करेंगे, तो ताकि ऐसे फ्यूचर में स्थिति ना, क्योंकि ये चीज़ें अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो वही माहौल, गांव का माहौल यहाँ आ जाएगा, तो हमारे
जो आने वाले जो साथी हैं वो सेफ नहीं फील करेंगे। उनको हर प्रताड़ित किया जाता है हर बार। जैसे मौका मिला यूनिवर्सिटी में, यहाँ भी यही डिस्क्रिमिनेशन होगा, पर कौन है? तो हम कल ओबीसी से मिलेंगे तो उनसे मांग करेंगे स्ट्रिक्ट ऐसी जो भी है उन पे एक्शन लिया जाए, एससी एसटी एट्रोसिटी की तरह मामला दर्ज किया जाए। ठीक है सर, एक सवाल और था कि आपसे बात करते हुए टहलते हुए बात करेंगे कि जिस तरीके से आपने यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ा और आपने यहाँ पर महिलाओं को जिताया, और वो महिला भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। हम चाहेंगे कि वो भी आ जाएं और हम लोग बात कर सकेंगे। आप इधर से आ जाइए। तो ये जो सोच थी, कहीं ना कहीं ये भी तो उन्हें दिक्कत नहीं दे रही है? देखो दिक्कत तो उन्हें बहुत सारी जब से अम्बेडकर पॉलिटिक्स आए तो उन्हें दिक्कत ही दिक्कत है। उनका खुद का जो बॉस जो बरगलाने की राजनीति वो नहीं चलने वाली कि हम उनकी राजनीति एक्सपोज करें। तो वापसा है कि हम ऑपरेशन यूनिटी की बात करते हैं। ऑपरेशन यूनिटी में हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी दलित क्वीर हैं जो डिसेबल है, जितने भी ऑपरेस्ट कम्युनिटी हैं वो सारा लेके गए। तो इस बार हमने पहली बार कैंपस में दलित जो है आदिवासी प्रेसिडेंट कैंडिडेट दिया है, वो अभी तक किसी ने नहीं दिया है। जी। उसके बाद है कि और इसमें डिसेबल भी था, जो दलित महिला भी है, क्वीर भी, तो और पिछड़ा भी मोस्ट डाइवर्स पैनल था हमारा। तो हम दिखाए हैं कि हम सिर्फ खोखली बातें नहीं करते हैं, हम बल्कि उनको और सरकार वहीं पर जब राजनीति करती है तो वही चेहरा मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है, और अब इस तरीके की जो चीजें हो रही, कैसे दी? नहीं, वो तो सिर्फ टोकनिज्म की राजनीति है। जब उनको एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअल पावर उनके हाथ में नहीं रहती है। जैसे खड़गे जी देख लीजिए, जो मेन डिसीजन कौन लेता है वहाँ। इवन खड़गे जी जब आर्मस्ट्रांग की जो हत्या कर दी जाती है, खड़गे जी का एक ट्वीट नहीं आता है। इवन जो इंडिया ब्लॉक के जितने भी जो पार्टी हैं जो है, उनका किसी का भी ट्वीट नहीं आता है। तो आप देख लीजिए कि उनका जो है, उनकी मतलब क्या है, दूसरे के हैं पार्लियामेंट कहते हैं ना कि पट्टा डाल रखा है उन्होंने कि उन्हें पार्टी की भाषा बोलनी है। तो इनका जो दलित पैट्रियोट है, किसी का ट्वीट नहीं आता। इंडिया जो सोशल जस्टिस की जो ढिंढोरा पीट रहे थे, संविधान लेकर के हम संविधान बचाएंगे, वही कांग्रेस की गवर्नमेंट है जो कर्नाटका में एससी एसटी फंड को वो अपने जो मैनिफेस्टो को जो वादे पूरने के लिए उसमें लगा देती है, वो सेम बीजेपी रिजीम में है। तो हम कहीं सेफ नहीं है जब तक है ये खोखली से वादे करते हैं, हमारे लोगों को टोकन रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, लेकिन एक्चुअल पावर उनके हाथ में नहीं रहती। वो हम आपको कहीं भी आए दिन अगर ऐसा होता तो एट्रोसिटी अभी तक बंद हो गए थे। इनकी पावर में है, संविधान की बात करते हैं, संविधान के सिवा क्या संविधान बचाने के दायरे में दलित का जो नहीं आता है, आदिवासी नहीं आते, जो महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है वो नहीं आते, तो किस बात का संविधान बचा रहे हैं आप? सिर्फ आप खोखली लोगों को बरगला रहे हैं और लोगों से वोट हासिल कर रहे हैं बस। ठीक है। जिस देश का राष्ट्रपति महिला है, और उल्टा एक बात और मैं कह दूं, वो दलित भी है, आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू, उसके बाद इस तरीके के शब्द और इस तरीके के प्रवचन यूज होना कैसे देखते हैं? हमारे साथ इस समय प्रियांशी जी मौजूद हैं। आपने चुनाव लड़ा, तमाम चैनलों पे आप छाई हुई थी, लोग आपकी खबरें कर रहे थे, तब से क्या अनुभव मिला? अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा। जीतने के बाद का पापसा 10 साल पहले बना था 2014 में, और 2015 में उसने पहली बार इलेक्शन लड़ा था, और 10 साल बाद उसके बनने के पहली बार बापसा जीता है, सेंट्रल पैनल पे आया है, जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट जीता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ये बापसा के लिए कर पाई, और तमाम जो हमारे साथी हैं जिन्होंने मेहनत करी है, ये सब उनकी मेहनत का नतीजा है। हमारे एलुमनाई जो बापसा के फाउंडर्स हैं, उनकी मेहनत, सजेशंस, एडवाइस का नतीजा है कि आज बापसा इधर है, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और एडमिनिस्ट्रेशन का जो अगली फेस है और कास्टेस्ट ब्राह्मणिकल फेस है, उसको और इस मकाम पे आके जेएनयू सेंट्रल पैनल पे आके और करीब से देखने का भी मौका मिला। हम इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? आप किस नेता से इंस्पायर होती हैं, मतलब इस तरीके की विचार रख कर काम की? देखिए, इंस्पिरेशन तो हमारे आसपास हमेशा हमारे एक्सपीरियंस से रहता ही है, क्योंकि हम जिस तरह का एक्सप्लॉयटेशन सहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन सहते हैं, वो भी बचपन से एक एक्यूट वो होता है हमारे पास, इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, एक एक्यूट रियलाइजेशन होता है कि हाँ, समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसी जो हमें धुतकारता है समाज, इसी से एक असर्ट करने की पावर भी आती है कि हम
डिज़र्व करते हैं बेहतर, हम एक जगह डिज़र्व करते हैं और इसीलिए हम आगे भी आ आए। इसीलिए हम आज अपनी आवाज़ भी उठाते हैं कैंपस में, तमाम लोग जो भी अपने एक्सपीरियंसेस से थक हार के ही कहते हैं कि नहीं अब बहुत हो गया, अब हम अपनी आवाज़ उठाएँगे। और जहाँ तक कि पॉलिटिकल लीडर्स की बात है तो फिर इससे बहन जी से बेहतर कौन होंगे। वो उस टाइम पे और अभी भी देख लीजिए इतने स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, उन्होंने कितनी पार्टी को संभाला है, वो सीएम रह चुकी हैं इतनी बार, तो उनसे तो बेशक इंस्पिरेशन मिलता ही रहता है। और बाकी इंस्पिरेशन जो मेरे लोग आसपास हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, बापसा के एक्टिविस्ट, हर दिन हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हम बेहतर काम करेंगे। मेरा ये सवाल इसलिए था, आपने बताया बसपा सुप्रीमो से आप इंस्पायर हुए हैं, मगर सबसे बड़ी बात ये है कि एज अ लीडर वो जब शुरुआती दौर था तो अकेली महिला थी, चलती थी, तमाम पुरुष रहते थे, ना डरना, और उसके बाद इस तरीके से चुनाव लड़ना। आपने भी चुनाव लड़ा है, भला आपने जो यहाँ जेएनयू में भी चुनाव लड़ा है, वो कोई आम बात नहीं, और इस समुदाय के लिए लड़ना कैसे देखती हैं, क्या कंपैरिजन करती हैं? मतलब कंपैरिजन तो मुश्किल है, मगर कैसा अनुभव लगता है कि मायावती ने कैसे किया? बहन जी ने तो बहुत स्ट्रगल करा है और एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में औरत को अपनी आवाज़ उठाने में ही वो एक जर्नी यहाँ तक पढ़ के आने में या फिर किसी लीडरशिप पोजीशन अपनाने में एक वो अपने आप में ही एक बड़ा स्ट्रगल रहता है। जो समाज, ये मनुवादी समाज है जो सब आवाज़ दबाते रहता है, तो बहन जी का स्ट्रगल खैर इंस्पायरिंग है ही। मेरा जेएनयू में ऐसा भी रहा है कि यहाँ पे मेरे को पढ़ने आने में भी, मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ घर की, इसमें भी मेरे को बहुत मुश्किलें हुई हैं, इसमें भी मैंने स्ट्रगल करा है। पर खुशकिस्मती से यहाँ जो बापसा है वो इतना सपोर्टिव रहा है। हम इन्हीं आइडियोलॉजीज़ के ख़िलाफ़ हैं जो औरतों को दबाती है। हम ब्राह्मणिज़्म के ख़िलाफ़ हैं तो हम ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की के ख़िलाफ़ हैं, मनुवाद के ख़िलाफ़ है, और हम चाहते हैं कि एक सब जो पिछड़ा तबका है वो अपनी आवाज़ खुद आके उठाए, अपनी मांगे खुद रखे, क्योंकि एक लिव्ड एक्सपीरियंस होता है ना। औरत का जो दुख है, उसका डिस्क्रिमिनेशन है, वो एक औरत ही बेहतर समझ सकती है। एक डिसेबल्ड पर्सन है, वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है, वो एक डिसेबल्ड ही समझ सकता है, अच्छे से रख सकता है। इसीलिए हमारा एक स्लोगन रहता है, ऑप्रेस्ड यूनिटी लॉन्ग लिव। इसमें वो जो हर निचले तबके से लोग हैं, वो खुद आके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस जेएनयू में रहा है कि, और बापसा से लड़ने के लिए तो आप देख लीजिए कि एक बहुजन पार्टी है, पूरा अम्बेडकराइट पार्टी है, और हम ऐसा कांशीराम साहब ने कह रखा था कि अपने लोग अपनी पार्टी बना के अपनी आवाज़ उठाएंगे। चमचा जो वो कहते हैं अपनी चमचा एज में, कि दूसरी पार्टीज़ में जाके जो ब्राह्मणिकल मॉडल में चलती हैं, वहाँ जाके आप नेता बन जाएंगे, पर आप अपनी समाज का कुछ नहीं कर पाते हैं। तमाम बहरूपिये भी हैं। तमाम बहरूपिये हैं, वो अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे, उन पार्टीज़ में जाके उन पार्टीज़ के ही बोल में चल रहे हैं और अपने समाज के लिए कहीं ना कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है। तो ऐसी पार्टीज़ यहाँ जेएनयू में भी हैं, जो ऐसा एक, जो कभी बाबा साहब के विचार को एक्सेप्ट भी नहीं करते थे, मगर आज अपने पास लोगों को लाने। सही बात है। 2014 में बापसा बना, उससे पहले वो अपना जय भीम भी नहीं बोलते थे। बाबा साहब को इस तरह से क्रिटिसाइज़ करते थे कि वो सूटेड बूटेड बुर्जुआ हैं, और जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसको दुत्कारते थे। पर वो आज इस बापसा के आने के बाद एक ऐसा डिस्कोर्स सेट हुआ है कि वो इस मुकाम पे आ गए हैं कि उनको करना पड़ रहा है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। उनको बाबा साहेब का नाम यूज़ करना पड़ रहा है, अपने पोस्टर्स में ही देख लीजिए, और हर जगह पे उनको जय भीम के नारे लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुजनों के सपोर्ट के बिना उनका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे एक बात जाननी थी कि ये जो मामला हुआ, इस हादसे को कैसे देखते हैं कि आपके जो आइडल हैं, आप जिनके विचारों की बात कर रहे हैं, उनके पोस्टर फाड़े, तो ये क्या करना चाहते हैं? ये क्या आपको दबाना चाह रहे हैं कि क्या आपकी सोच पर अटैक कर रहे हैं, कैसे? देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि कोई भी अगर निचला तबका जो हज़ारों सालों से इन्होंने ऐसा सोच लिया है कि हमारे गुलाम हैं, अगर वो आके अपना सर उठा के उनको चैलेंज करते हैं तो उनमें भी जेलसी पैदा होती है, वो भी एजिटेट होते हैं कि अरे ये कैसे हो गया। और इसी जेलसी का नतीजा है कि वो हमारे पोस्टर्स फाड़ते हैं। वो एक नफ़रत
मैनिफेस्ट होती है इन पोस्टर्स फाड़ने में। या फिर आप देख लीजिए कावेरी हॉस्टल में कल ही की बात है कि ऐसा लिखा गया कि चमार भारत छोड़ो, दलित भारत चमार भारत छोड़ो, हाँ, दलित भारत छोड़ो। तो अब ये ऐसा है कि अगर दलित असर्शन कर रहा है, आपसे लड़ने की हिम्मत रखता है, तभी तो आप इतना चिढ़ रहे हैं, तभी तो आप उससे इतना डर रहे हैं कि आपको दीवारों में ऐसा लिखना पड़ रहा है। कहीं कहीं आपका जीतना तो भी उनके ऊपर ये असर नहीं हुआ है कि आप जीती हैं, फिर और लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, हम लीडरशिप पैदा होगी। बापसा से जीतना पहली बार हुआ है, तो सब काफ़ी लोग इस बात से नाखुश भी हुए हैं और इस इलेक्शंस की लेजिटिमेसी को भी क्वेश्चन करने की कोशिश करी है। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो भी दलित हैं, वो भी जीते हैं, तो पैनल में 2 दलित लोग हैं और उनमें से एक महिला है। तो इस बात से तो लोग एक तो करेला ऊपर से नीम चला। सही बात है। जी। तो फिर ये उनकी चिढ़ ही एक जेलसी ही मैनिफेस्ट हो रही है कि इतने सालों से उनको आदत पड़ चुकी है, हज़ारों सालों से, कि वही हर पावर पोजीशन में रहेंगे, पर आज बहुजन अपना हक छीन रहा है उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है इस वजह से। एज अ जनरल सेक्रेटरी आपने क्या सोचा है, क्या आगे का होगा? वीसी से बात आप करने जाएंगी तो क्या प्लान सोचा है? हमने वीसी से काफ़ी डायलॉग कर चुके हैं, तो आप देखते ही हैं जैसे यहाँ की वाइस चांसलर है, वो प्रोक्लेम करते हैं कि आई एम अ प्राउड संघी और मैं आरएसएस से उन्हें के लिए प्राउड हूँ, ऐसा। तो फिर अब इसमें हमारी तो हमेशा उनसे लड़ाई रहती है। हम हमेशा स्टूडेंट्स के हित के लिए बात रखते ही आते हैं। मतलब वो खुल के कहती हैं? हाँ, उन्होंने न्यूज़ में मतलब उसमें कह ही रखा है। तो अब ये बात है कि वो क्योंकि संघ से हैं, तो यहाँ के जो मार्जिनलाइज्ड हैं ऑटोमेटिकली वो उनके अगेंस्ट हो गए। यहाँ पे तमाम दिक्कतें स्टूडेंट्स को सहनी पड़ती हैं और ख़ासकर जो बहुजन समाज से आते हैं उनको सहनी पड़ती हैं। यहाँ पे एमसीएम टाइम पे नहीं मिलता, एक फेलोशिप होती है, स्कॉलरशिप का पैसा होता है जो वो टाइम पे नहीं दिया जाता और बच्चे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, खासकर अच्छा, जो माइनॉरिटीज के क्या हाल है यहाँ पे? उनके साथ भी ऐसे व्यवहार तो लाइक बुरा होता ही है। जेएनयू पूरे भारत से अलग नहीं है। अगर भारत में मगर जेएनयू पूरे भारत में एक अलग दुनिया भी है, अलग दुनिया है। क्यों अलग दुनिया यहाँ पे, इसलिए इस बात को एक्नॉलेज करूँगी कि जेएनयू एकदम अलग दुनिया है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी जोर शोर से होता है। मैं ये नहीं डिनाई करूँगी कि ब्राह्मणवाद, जातिवाद यहाँ पे फैला हुआ है और होता है और लोगों को सहना पड़ता है, पर यहाँ पे रेजिस्टेंस भी इतना ज़ोर शोर से होता है कि वो पूरा भारत देखता है जिसके हिसाब से रेजिस्टेंस होता है, और इसी रेजिस्टेंस का एक एग्जाम्पल बापसा है। अब देखिए यहाँ पे जो बहुजन स्टूडेंट्स हैं उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे वाइवा वो से होता है पीएचडी का, तो अपर कास्ट लोगों को दे दिया जाता है 25-27 नंबर, पर जो क्वालिफाई कर रहा है एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से, उस बहुजन को 2-3 मार्क्स दे के निकाल दिया जाता है। ये 2-3 मार्क्स देके उसको सिर्फ कैटेगरी में, अपनी कैटेगरी में, अगर वो जनरल कैटेगरी में भी, अनरिजर्व कैटेगरी में भी क्वालिफाई करे, फिर भी उसको 2-3 नंबर देके अपनी कैटेगरी की सीट लेने पे ही मजबूर करा जाता है ताकि उनकी सीट्स कम ना है। ऐसी मानसिकता यहाँ के प्रोफेसर्स में भी है, यहाँ के स्टूडेंट्स में भी है, जो आए दिन गाली देते रहते हैं, जो कास्ट के नाम है उनको एक स्लर्स की तरह यूज़ करते हैं, और वो ऐसा बताना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए जगह यहाँ पे नहीं है जो यहाँ के ब्राह्मणवादी मानसिकता के लिए है। इसी वजह से ऐसा भी लिखा गया कावेरी की दीवारों में कि चमार भारत छोड़ो, क्योंकि वो एक गांव में जो होता था ना, उसका एक मैनिफेस्टेशन ही है बड़ा इस यूनिवर्सिटी में आ गया है कि अब तुम्हारे वो कहना चाह रहे हैं हमसे कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी है भी नहीं, ना ही तुम्हारा देश है, तुम यहाँ से निकल जाओ। अच्छा, राजनीतिक तौर पे जो युवा नेता हैं, जितने भी बहुजन आइडियोलॉजी के बारे में बात करने लगे, आपने बात की, ये आखिरी सवाल है मेरा, वो बात तो कर रहे हैं, वहीं पे आकाश आनंद ने तमाम मुद्दों को सामने रखा, कैसे देखते हैं आकाश आनंद? आकाश आनंद काफ़ी इंस्पायरिंग नेता हैं और मैं मानती हूँ कि युवा नेता भी हैं, और हमें युवा नेता की, इंटेलेक्चुअल नेता की, एकेडमिक्स से जुड़े हुए ऐसे नेताओं की पार्टी में बहुत ज़रूरत है। अखिलेश यादव भी अपने आप को युवा कहते हैं, राहुल गांधी भी कहते हैं, युवा कहते हैं, पर आप उनकी वही देख लीजिए ना, एज फैक्टर तो छोड़िए, पर उनकी आइडियोलॉजी देख लीजिए। अगर वो यहाँ का युवा कौन है, बहुजन युवा है, हमारी 80-90 संख्या है 100 में से, तो बहुजनों की अगर आप बात सरफेस लेवल पे करेंगे तो वो काफ़ी नहीं। आप देख लेते हैं कि कैसे तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार है, फिर भी उधर रोहित वेमुला का जब केस क्लोज करने की बात आई, तो ऐसा रिपोर्ट आया कि रोहित वेमुला ने झूठ बोला अपनी दलित आइडेंटिटी को लेके, इसलिए उन्होंने सुसाइड करा। वो कितनी बेइज्जती है रोहित वेमुला के इमेज को और उनके स्पिरिट को जो आज तक हम में जीता है।
और फिर के आर्मस्ट्रॉन्ग का जो हुआ मामला, के आर्मस्ट्रॉन्ग का जो मामला हुआ, किसी का कंडेमेशन नहीं आया। और इंडिया ब्लॉक में भी जो पार्टीज थी उनका तो कुछ कहना नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद नहीं किए। वो खुद नहीं करी। तो सोचिए कि यहाँ पे बहुजन पार्टी को सपोर्ट करने के लिए इंडिया ब्लॉक अगर और बाकी इस तमाम कांग्रेस पार्टियाँ जो भी अपने आप को युवा नेता कहते हैं, वो इतना डरते हैं या फिर वो इतना झिझकते हैं या फिर उनकी सॉलिडारिटी सामने आती ही नहीं है, जबकि ये क्लियर केस है कि इसमें सॉलिडारिटी तो आनी ही चाहिए। तो फिर वो सरफेस लेवल पे ही बहुजन के मुद्दे एक वोट बैंक की तरह, वोट इकट्ठा करने की तरह ही इलेक्शंस तक उठाते हैं। अब इलेक्शंस के बाद देख लीजिएगा कि वो नहीं उठाएंगे। वो अगर यहाँ के नेता भी देख लीजिए, कन्हैया कुमार ही रह चुके हैं, वो भी कांग्रेस जाके ज्वाइन करे, तो अब देख लीजिए वो भी एक वोट लेने के लिए एक ब्राह्मणवादी मेंटालिटी को ही इवोक करते हैं, उसी को केटर करते हैं। वो कहते हैं मैं भी जेल में रह चुका हूँ, कृष्णा तो जेल में पैदा हुए थे पर मैं भी जेल में गया हूँ। इस मेंटालिटी को, इस प्रमोशन कहीं ना इस ब्राह्मणवादी और मनुवादी जो भी एक रिलीजन है उसको केटर करते हुए, उन सेंटिमेंट्स को केटर करते हुए वोट मांगना चाह रहे हैं। तो फिर बाबा साहेब का अगर आप प्राइमरी टेक्स्ट ही पढ़िए, एनाइलेशन ऑफ कास्ट, वो कहते हैं कि कास्ट की बर्बादी चाहिए हमें। ऐसा हमारा, अगर हमारे स्लोगन्स भी देख लीजिए कि अगर दूसरे पार्टी स्लोगन लगाते हैं कि जातिवाद से आज़ादी, हम कहते नहीं, हमें जातिवाद की बर्बादी चाहिए, ब्राह्मणवाद की बर्बादी चाहिए। वो बाबा साहेब का एनाइलेशन ऑफ कास्ट का आइडिया है जो हम अपनाते हैं, और हम मानते हैं कि अगर जब तक आप किसी एक ऑपरेसिव तबके की सेंटिमेंट्स को केटर करते रहेंगे, लुभाते रहेंगे, तब तक आप सही मायनों में एंटी कास्ट नहीं हो सकते। ठीक है, ये हमारे साथ प्रियांशी जी थी, उनसे बात हो रही थी, उनसे जानने की कोशिश की। कहीं ना कहीं वो भी इन बातों को कहने में बिल्कुल भी नहीं चूक रही हैं। जिस तरह के सोच के लोग आज इस देश में जातिवाद की बात अभी भी कर रहे हैं, वहीं पर देश की राजनीति में आज भी कांवड़ यात्रा में लोग ये कह रहे हैं कि पूरा नाम लिखिए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल साफ साफ, उस सवाल का ये साफ साफ जवाब है जिस तरीके से जेएनयू में मामला हुआ। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।